ओके सर। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। दियर आफ्टर हम लोगों ने PRI की डेफिनेशन देखी और ऑथोराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, है ना। ये मैंने आपको PRI बता दिया। PRI का मतलब जो इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देगा। देयर आर 4 कंडीशंस, ठीक है। सो जो कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देगा वो PRI होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है, देख लो। ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बिंग ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय RBI अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। ऑथोराइज्ड डीलर और मनी चेंजर में क्या डिफरेंस होता है? ऑथोराइज्ड डीलर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज दोनों में डील कर सकता है, जबकि मनी चेंजर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में ही डील करता है। लास्ट टाइम एक डेफिनेशन पूछी गई थी UGC नेट में कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। तो थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझते हैं। सी हियर, कहता है फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। कहता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। तो अमेरिकन डॉलर्स क्या फॉरेन एक्सचेंज है? यस, क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स फॉरेन करेंसी है। तो लिखा हुआ है ना उसने, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी आएगी एंड इंक्लूड्स, और क्या क्या आ सकता है? कहते हैं डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। मान लो मैं PRI हूं और मैंने क्या किया। अच्छा, मैं आपको एक और बात समझा दूं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये कानून आपका कब लगेगा? ये कानून आपका कब लगेगा? अगर विद इन इंडिया ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कानून लगेगा? द आंसर इज नो। जब इंडिया और आउटसाइड इंडिया आपस में जब ये लिंक आएगा तभी आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कानून लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक PRI है, वो आउटसाइड इंडिया कोई एसेट परचेस करना चाहता है तो फेमा का कानून लगेगा। एक PRI है, वो इंडिया के अंदर फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगेगा? द आंसर इज नो। तो फेमा का जो कानून है वो सिर्फ तब लगेगा जब इंडिया और आउटसाइड इंडिया की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब इन्वॉल्व होगी। इज दैट क्लियर टू यू सो मच? यस। तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। और हमने कहा और क्या क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज में? कहते हैं डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस जो फॉरेन करेंसी में पे किए जाएंगे। अच्छा, मान लो मैंने किसी से डिपॉजिट लिया आउटसाइड इंडिया से। अब मैं जो उसको पेमेंट करूंगा तो मैं उसको से फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हूँ। तो ये जो फॉरेन करेंसी में मैं डिपॉजिट की पेमेंट कर रहा हूँ, ये डिपॉजिट भी क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में अगर वो पूछे डिपॉजिट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी क्या फॉरेन एक्सचेंज है? यस। तो आपको याद रखना पड़ेगा डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस जो फॉरेन करेंसी में पेबल हैं। आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, आपको हिंदी में याद रखना है। जैसे डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स और बैलेंसेस जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल हैं उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। सेक्शन याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर N, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की। सेकंड पॉइंट कहता है फॉरेन एक्सचेंज में और क्या इंक्लूड होता है। कहता है देखो ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रेवलर्स चेक यानी कि जैसे मान लो मुझे अमेरिका जाना है
अमेरिका जाना है घूमने के लिए। अब मैं यहाँ से कैश लेकर के जाऊँ तो हो सकता है चोरी हो जाए, संभालने का खतरा है। कैसे मैं उसको संभालूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पर कोई ट्रैवल एजेंट है, उस ट्रैवल एजेंट को मैं बोलूँगा कि देखो, आउटसाइड इंडिया यानी कि यूएसए में तुम्हारी एक ब्रांच है, उस ब्रांच में जाकर के मैं पैसे विड्रॉ कर लूँगा, तुम यहाँ से एक चेक बना करके दे दो। इसको हम कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। तो जो ट्रैवलर्स चेक है, जो ड्राफ्ट है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल, मान लो मैं इंडिया का एक इम्पोर्टर हूँ, मुझे आउटसाइड इंडिया से कोई सामान खरीदना है, लेकिन एट ए टाइम मेरे पास पेमेंट करने के लिए करेंसी नहीं है। तो मैं इंडिया के बैंक को, मान लो मैं एसबीआई बैंक को अप्रोच करूँगा और मैं बोलूँगा मिस्टर जॉन को, आप वादा करो कि आप उससे पेमेंट कर दोगे। तो मेरा एसबीआई बैंक जो जो बाहर का वो है, एक्सपोर्टर है, मतलब जो जॉन है, उस जॉन से वादा कर लेता है कि भाई अगर ये, यानी कि मैं इंडिया का जो ये इंपोर्टर है, अगर ये आपकी पेमेंट नहीं कर पाए तो मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, डीटीसी का बिल, डी का मतलब हो जाएगा ड्राफ्ट, टी का मतलब हो जाएगा ट्रेवलर्स चेक, सी का मतलब हो जाएगा, सी से क्रेडिट याद रखना, लेटर ऑफ क्रेडिट, और बी से याद रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल। तो डीटीसी का बिल, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है ना डीटीसी की बसेस, उसका बिल। तो डीटीसी का बिल याद रखना। सो ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखना, जो आपने इंडियन करेंसी में ड्रॉ करा है, अरे भैया ट्रेवलर चेक किसी कागज में बनाओगे ना, अब उसमें आप डिनोमिनेशन कैसे लिख रहे हो कि मैं इतने ड्रॉ इन इंडियन करेंसी, मैं इतने रुपए आपको दूंगा, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, आप ड्रॉ इंडियन करेंसी में कर रहे हो, लेकिन पेमेंट जब करने की बारी आएगी आप पेमेंट तो फॉरेन करेंसी में करोगे। तो ये भी क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। याद करते जाओ। तो डीटीसी का बिल जो इंडियन करेंसी में आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ मतलब बनाना, उसको तैयार करना, ड्राफ्ट करना, ड्रॉ किया इंडियन करेंसी में, लेकिन उसको पे करोगे आप फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो कैसे याद रखना, लास्ट की जो पहला और दूसरा पॉइंट है उसमें लास्ट के अगर तुम देखो, पेबल इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो पहला वाला याद रखना तुम, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंसेस पेबल जो कि फॉरेन करेंसी में है, डीटीसी का बिल जो कि ड्रॉ किया है तुमने इंडियन करेंसी में, लेकिन उसको पे करोगे तुम फॉरेन करेंसी में। और सेकंड पॉइंट का अपोजिट बना दो। अब सेकंड पॉइंट का अपोजिट कैसे बनेगा? ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपने ड्रॉ किया है आउटसाइड इंडिया लेकिन पेबल होगा इंडियन करेंसी में, तो ये होता है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन को आप याद कर लो, ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रहेगा बिल्कुल। ऑथोराइज्ड पर्सन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो, मान लो मैंने एग्जाम्पल कहाँ पर दिया था ऑथोराइज्ड पर्सन का, यहाँ पे दिया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश मनी चेंजर के पास जाता है। मनी चेंजर कौन है? एक तरह का ऑथोराइज्ड पर्सन है। तो मान लो अगर किसी को मनी चेंजर का बिजनेस करना है या ऑथोराइज्ड पर्सन का बिजनेस करना है, तो सेक्शन नंबर 10 हमें बताता है कि अगर आपको बिजनेस करना है ऑथोराइज्ड पर्सन का, तो उसके लिए जो लाइसेंस होगा वो आरबीआई देगा। तो देखो, इसको जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखना जो मैं बताते जाऊँगा, इसको एज इट इज़ याद नहीं करना, जो मैं हिंदी में बोलूँगा वो याद रखना आप। द रिजर्व बैंक में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ ऑथोराइज एनी पर्सन टू बी नोन एज द ऑथोराइज्ड पर्सन। कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप एप्लीकेशन लगाओगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर आपको ऑथोराइज्ड पर्सन के तौर पर ऑथोराइज कर देगा। क्यों? टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सको। तो यहाँ पर जो हमारा मनी चेंजर है वो यूएस डॉलर्स दे रहा है प्रकाश को, और बदले में क्या ले रहा है? रुपीज ले रहा है। तो ये डील कर रहा है ना, तो इसी को हम कहते हैं डील करना। और यूएसडी क्या है? एक फॉरेन एक्सचेंज है। अभी तो मैंने बोला था फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स वही डीटीसी, वो सारा पॉइंट। तो टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज, कि तुम भाई अब तुम अथोराइज्ड पर्सन हो, तो बीइंग ए अथोराइज्ड पर्सन आप डील कर पाओगे फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में। किस तौर पर? अथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन।
किस किस नाम से आप डील कर सकते हो? अथॉराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, आप अथॉराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और अथॉराइज और एनी अदर पर्सन के तौर पर डील कर सकते हो, जो जिसको भी अथॉराइज किया जाएगा। कहते हैं एन ऑथराइजेशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी इन राइटिंग। अच्छा, यहाँ पर जो आपको आरबीआई ऑथराइजेशन देगा, क्या वो ओरली ऑथराइजेशन दे देगा कि राइटिंग में देगा? ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग में देगा। एंड शेल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेट डाउन देयर इन। और कुछ कंडीशंस तो होंगी। अब वो कंडीशन रखेगा ना कि मनी चेंजर, जब तुम इसको यूएसडी दोगे तो इससे ये सवाल जवाब पूछोगे। किससे? प्रकाश से। तो ये कंडीशंस हो गए ना। अगर ये जो मनी चेंजर है ये आरबीआई के द्वारा बताई गई इन कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। सो एन ऑथराइजेशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन नंबर 1, ये जो सबसेक्शन नंबर 1 में आपको ऑथराइजेशन दी गई है, लाइसेंस दिया गया है, आरबीआई इस ऑथराइजेशन को रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता है। इफ आरबीआई इज सेटिस्फाइड, अगर आरबीआई को लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ऐसा करना ठीक रहेगा कि आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए, या फिर अथोराइज्ड पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अथोराइजेशन वाज ग्रांटेड। हमने आपसे कहा था मनी चेंजर, आप इससे ये सवाल जवाब पूछोगे प्रकाश से, आपने वो सवाल जवाब पूछे नहीं। ये कुछ कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने का आपने वादा किया था, आपने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो अब आपके लाइसेंस को रिवोक हम लोग कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शेल बी रिवोक। कहता है आरबीआई, तुम भी सुन लो, ये रिवोकेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। यानी कि एक सुनवाई का मौका आप दोगे किसको? ये ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, इन शॉर्ट ऑथराइज्ड पर्सन को, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉज नंबर बी से रिलेटेड पॉइंट है, क्लॉज नंबर बी से रिलेटेड पॉइंट है, क्या कह रहे हैं देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शेल बी रिवोक ऑन एनी ग्राउंड रेफर्ड इन क्लोज नंबर बी। अगर क्लोज नंबर बी से रिलेटेड पॉइंट है कि मतलब जिन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर हमने आपको लाइसेंस दिया था, आपने उन कंडीशंस को अब सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में आपको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। यानी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का केस है तो आपको सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। तो एक और बार मैं समअप कर देता हूं, अगर किसी को अथॉराइज्ड पर्सन बनना है तो वह आरबीआई से लाइसेंस लेगा। आरबीआई लाइसेंस देते हुए कुछ कंडीशंस भी आपको बता सकता है। अगर आपने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। लेकिन इन कंडीशंस के तौर पर अगर आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है तो आपको आपको यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन को एक बार सुनवाई का मौका दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर भी आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है और पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर आपको कोई भी सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहता है, अथॉराइज्ड पर्सन शेल इन ऑल हिज डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेन सिक्योरिटी कंप्लाई विद द जनरल और द स्पेशल डायरेक्शन और द ऑर्डर। आरबीआई टाइम टू टाइम कुछ डायरेक्शंस निकालता है, आपको उन डायरेक्शंस को भी मानना पड़ेगा। कौन? आप कौन? अथॉराइज्ड पर्सन, ठीक है। कहता है अथॉराइज्ड पर्सन शेल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन require that person to make such declaration and to give such information as will reasonably satisfy him that transaction will not involve and not designed for the purpose of any contravention, and where the said person refuses to comply with such requirement or unsatisfactory compliance, तो अथोराइज्ड पर्सन जो है वो उसको रिफ्यूज कर देगा राइटिंग में। और अगर, अब मैं बता क्या रहा हूं यहां पर, मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि जो मनी चेंजर है, यानी कि मनी चेंजर कौन है? ऑथराइज्ड पर्सन। मनी चेंजर यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन जब प्रकाश के साथ डील करेगा, प्रकाश मतलब कोई पर्सन, जब उसके साथ डील करेगा तो प्रकाश से वो पूछेगा मनी चेंजर कि देखो भाई, तुमने ये जो पैसे लेकर के आ रहे हो कि इसके बदले मुझे यूएसडी दे दो, ये पैसे तुमने कहाँ से कमाए? ये कहीं तुमने इलीगल तरीके से तो नहीं कमाए? अच्छा, तुम्हें अमेरिका जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है? अच्छा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है आउटसाइड इंडिया, कितने की इन्वेस्टमेंट करनी है? ये सारे सवाल जवाब कौन करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन। तो वो यही बात कह रहा है। अब इस एग्जाम्पल को सोचते हुए इसको पढ़ो। कहता है ऑथराइज्ड पर्सन शेल, ऑथराइज्ड पर्सन को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज। बिफोर अंडरटेकिंग यानी कि ये यूएसडी देने से पहले, यूएसडी देने से पहले
यानी कि ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, प्रकाश को तुम यूएसडी देने से पहले क्या करोगे? प्रकाश से तुम जानकारी ले लो। क्या जानकारी ले लो? ये जानकारी ले लो कि कहीं प्रकाश तुम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो कानून है इसका कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं कर रहे। और अगर प्रकाश आपको मना कर देता है जानकारी देने से, या अनसेटिस्फैक्ट्री कंप्लाइंस, जानकारी तो देता है आधी अधूरी देता है, तो ऑथोराइज्ड पर्सन तुम प्रकाश को रिटर्न में मना कर दो कि भैया मैं तुम्हारे साथ ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, यानी कि मैं तुम्हें यूएसडी नहीं दे सकता। और अगर लगता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश कुछ प्लानिंग करके आ रखा था, मान लो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की प्लानिंग वो करना चाह रहा था, उस सिचुएशन में तुम आरबीआई को भी इंटीमेट कर देना। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड याद मत करना, एक बार बस सुन लो अच्छे से, एग्जाम में वो पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है ना, कि जो अथोराइज्ड पर्सन है उसके लिए लाइसेंस हम किससे लेते हैं? आरबीआई से। अथोराइज्ड पर्सन क्या पब्लिक ग्राउंड के बेसिस पर, सॉरी, आरबीआई के पब्लिक ग्राउंड के बेसिस पर, पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड के बेसिस पर अथोराइज्ड पर्सन के लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये सारी बातें ठीक है, ओके। अब देखो, अगर वेर द अथोराइज्ड पर्सन, अगर अथोराइज्ड पर्सन आरबीआई के द्वारा बताई गई बातों को नहीं फॉलो करता, तो एक तो हम लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, और अगर भैया तुमने छोटी मोटी बातें जो फॉलो नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं हम लोग, जो कि 10,000 रुपये तक की लग सकती है। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू चल रहा है आपका, तो पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये तक और हम लगा सकते हैं। तो 10,000 रुपये तो लगनी लगनी है, प्लस 2,000 रुपये नंबर ऑफ डेज। मान लो आपने आज डिफॉल्ट किया और आपने 2 दिन और कंटिन्यू रखा, तो 2,000 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4,000 प्लस 10,000, तो टोटल 14,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। अब देखो, एक और जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से वो फेमा के अंदर सवाल पूछ सकता है, ट्रांजैक्शन अंडर फेमा। जो हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।